Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. So far we've discussed the basic terminology, steel as a structural material, advantages of steel, disadvantages of steel, and the stress strain curve for mild steel. In this lecture we'll be discussing high strength steel. हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बट हम उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको वेल्डेड टेंशन मेंबर्स के केस में यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल टू मीडियम लेंथ कंप्रेशन मेंबर्स के केस में यूज़ करें या फिर बीम्स के केस में यूज़ करें जहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो डिज़ाइन को डोमिनेट नहीं करता है। अब हाई स्ट्रेंथ स्टील की एक प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है वो है कि वो लेस डक्टाइल है माइल्ड स्टील से। अब हाई स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ कैसे हाई हुई है? क्योंकि आपने क्या ऐड किया है उसके अंदर? कार्बन ऐड किया है। कार्बन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करी, पर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की वजह से क्या डिक्रीज कर गया? डक्टिलिटी डिक्रीज कर गई। सो हाई स्ट्रेंथ स्टील और माइल्ड स्टील में क्या डिफरेंस है? हाई स्ट्रेंथ स्टील में स्ट्रेंथ ज्यादा है जैसा कि नाम बता रहा है, बट डक्टिलिटी कम है। किसके कंपैरिजन में? माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। इसलिए जो फेलियर होता है वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में इसका फेलियर ब्रिटल होता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों स्टील्स को, मतलब माइल्ड स्टील का फेलियर ज्यादा डक्टाइल होगा और हाई स्ट्रेंथ स्टील का फेलियर कुछ हद तक ब्रिटल होगा। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो काफी सिंपल है। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है ओ ए जो लीनियर इलास्टिक पोर्शन को एग्जिबिट कर रही है। बी आपके पास अगेन ए को अगर हम बोलें तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोल सकते हैं, जैसे माइल्ड स्टील के केस में था वैसे ही बी को हम क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक लिमिट। मतलब यहाँ तक जो स्टील है वो कैसा बिहेव करेगा? इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। अब जो ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को हम बोल तो कौन सा पॉइंट रहे? यील्ड पॉइंट। बट हाई स्ट्रेंथ स्टील के केस में ये ध्यान रखने की बात है कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये एक कोई वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है। अगर आप ये कर्व देखेंगे तो आपको कोई, जैसे हमें माइल्ड स्टील के केस में तो पता चल रहा था, एक किंक आ रहा था इस तरीके से और फिर हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये अपर यील्ड पॉइंट है और ये लोअर यील्ड पॉइंट है। तो हमें एक सेपरेट पॉइंट्स अलग अलग से डिस्टिंक्शन मिल रही थी कि ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, या पर्टिकुलरली ये यील्ड पॉइंट है। तो हमें एक डिफरेंस दिखाई दे रहा था ग्राफ में, उसके स्लोप में। बट यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील के केस में हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पता चलता कि किस पे यील्ड पॉइंट है। हम इस पॉइंट को भी मान सकते हैं, अगर हमें कोई रूल ना पता हो हम इसको भी मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर है वो एक काफी कोई पर्टिकुलर या डिफरेंट बिहेवियर शो नहीं हो रहा है थ्रू आउट द कर्व। तो इस केस में ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हाई स्ट्रेंथ स्टील के केस में जो यील्ड पॉइंट है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है और साथ में यहाँ पे कोई भी यील्ड प्लेटो एग्जिबिट नहीं होता है। जैसे हमने हाई स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील के केस में देखा था कि यील्ड पॉइंट के बाद एक इस तरीके का प्लेटो बनता था। इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेटो, जिसका जो टॉप है वो कैसा है? फ्लैट है। तो ये प्लेटो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है जैसा माइल्ड स्टील में होता था। ये हमें शो करता था डक्टाइल रीजन, जो डक्टिलिटी एग्जिबिट करता था माइल्ड स्टील, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्लेटो फॉर्म नहीं होता है। सो हाई स्ट्रेंथ स्टील के केस में कोई यील्ड प्लेटो नहीं आता है एंड फिर डायरेक्टली आपके पास क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा और जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट होगा उसको आप क्या मार्क कर देंगे? FU मार्क कर देंगे। अब क्योंकि हम मैक्सिमम डिजाइन जो करते हैं वो FU और FY यूज करके करते हैं, तो FU तो हमें समझ आ गया, जो भी पॉइंट, जो भी आपका ग्राफ है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस एग्जिबिट होगा उसे हम क्या ले लेंगे? FU ले लेंगे। बट FY को डिटर्मिन करना हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू है और इम्पोर्टेंट भी है कि ये हमें डिटर्मिन करना ही होगा। तो उसको देखते हैं कि हाई स्ट्रेंथ स्टील के केस में यील्ड स्ट्रेस मतलब FY की वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करते हैं। सो पहले समझते हैं कि हाई स्ट्रेंथ स्टील कैसे बिहेव करता है। व्हेन स्टील इज स्ट्रेस्ड, ये कौन सा स्टील है? हाई स्ट्रेंथ स्टील।
is stressed beyond its elastic limit and then unloaded, it returns to an unstressed state in an elastic manner. क्या बोला जा रहा है कि आपने ये स्टील को क्या किया, स्ट्रेस किया. पहले आपने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक स्ट्रेस किया, फिर आपने इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस किया. जैसे ही आप इस इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड गए, इसके आपने स्ट्रेस और ज्यादा कर दिया, तो ये क्या करेगा, जब आपने बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इसको स्ट्रेस कर दिया है और फिर आप ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को एकदम से हटा दे रहे हैं, आपने स्ट्रेस को हटा दिया, तो ये जो ये पाथ है ये रिट्रेस नहीं होगा. ये पाथ जो है वो रिट्रेस नहीं होगा, पर ये स्ट्रेस क्या कर जाएगा, स्ट्रेस एकदम से जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने जितना स्ट्रेस था वो स्ट्रेस हटा दिया. तो वो कह रहा है कि जब आप उसको इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड करते हैं और फिर उसको अनलोड कर देते हैं, अनलोड मतलब आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया था उस स्ट्रेस को एकदम से हटा दिया, तो वो कैसे करेगा, वो अनस्ट्रेस तो हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो तो हो जाएगी. कैसे, इलास्टिक मैनर में होगी. अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि जो पाथ फॉलो होगा जीरो स्ट्रेस पे आने के लिए, जीरो स्ट्रेस पे आने के लिए पहले जब हमने लोड किया था तो लोडिंग के केस में कौन सा पाथ फॉलो हुआ था, लोडिंग के केस में ये पाथ फॉलो हुआ था. ये कैसा पाथ है, लोडिंग का पाथ है. अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि लोडिंग के केस में जो पाथ फॉलो हुआ था वही पाथ हम अनलोडिंग के केस में नहीं फॉलो करेंगे, अनलोडिंग के केस में कोई और पाथ फॉलो होगा. सो ये पाथ नीचे आने का है, जब स्ट्रेस अगेन कितना हो जा रहा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, और ये पाथ क्या था, लोडिंग के केस में ऊपर जाने का पाथ था. ठीक है, सो द पाथ फॉलोड टू जीरो स्ट्रेस विल नॉट बी द ओरिजिनल पाथ. ओरिजिनल पाथ का मतलब क्या था कि अगर ये इसी लाइन पे वापस आ जाता, बट इस लाइन पे ये वापस नहीं आएगा. अब इसमें क्या पिक्यूलियर बात है कि जब ये अनलोडिंग भी हो रही है, तो अगर हम देखें तो अनलोडिंग के केस में भी ये जो ये दो लाइंस हैं, लाइन कौन सी, ओ ए जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन थी, और ये जो अनलोडिंग वाली लाइन है, इनकी जो स्लोप है वो क्या रहेगी, सेम. तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है. लाइन ओ ए और ये वाली जो लाइन डॉटेड लाइन है ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्लोप होगी, द रिटर्न पाथ हैज द सेम स्लोप एज ओ ए. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, इसका ये मतलब है. तो दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस होगी. तो ऑल्दो ये दोनों पाथ्स डिफरेंट है, पर इनकी स्लोप कैसी रहेगी, सेम रहेगी. अब जब ये पाथ फॉलो हो गया और ये जीरो स्ट्रेस पॉइंट पे आ गया, तो जीरो स्ट्रेस पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस तो जीरो हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे, जीरो, पर स्ट्रेन की वैल्यू जीरो नहीं है, स्ट्रेन की तो कुछ वैल्यू एप्सिलॉन है इसके पास. तो इस स्ट्रेन को जो ये यहाँ पे आया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसा स्ट्रेन है, ये एक परमानेंट स्ट्रेन है, क्योंकि आपने लोडिंग कहाँ करी थी, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट लोडिंग करी थी. तो आपके पास कैसा आएगा, परमानेंट स्ट्रेन आएगा. और इस परमानेंट स्ट्रेन को हम क्या नाम देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेट. इसे क्या बोला जाता है, परमानेंट सेट. ठीक है, तो इस स्ट्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, इस स्ट्रेन को हम नाम दे रहे हैं परमानेंट सेट. अब हमारा तो एम क्या था, हमारा एम था कि हमने ये पॉइंट सी डिटरमिन करना है. ये पॉइंट सी हमारे पास था नहीं, तो हमने तो क्या डिटरमिन करना था, ये पॉइंट सी डिटरमिन करना है. तो हम क्या करेंगे, हमने ये इस तरीके से बियॉन्ड पॉइंट बी इसको लोड किया और उसके बाद उसको अनलोड किया तो कुछ परमानेंट सेट आया. सो यील्ड स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस एट द पॉइंट of unloading that corresponds to a permanent strain of 0.002. मतलब क्या हुआ इसका, कि इतना तो हमें समझ आ गया कि जब मैं पॉइंट बी के बियॉन्ड इसको लोड करूंगी, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको हमेशा यहीं से अनलोडिंग शुरू करूं, मैं इस पॉइंट से भी तो अनलोडिंग शुरू कर सकती हूँ, या इस पॉइंट से भी कर सकती हूँ, या इस पॉइंट पे भी कर सकती हूँ. तो बिहेवियर तो यही रहेगा कि एक पैरेलल लाइन आएगी, बट हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस एफ वाई को डिटर्मिन करना. तो वो बोलते हैं कि जब आप किसी ऐसे पॉइंट से उसको अनलोड करना शुरू करोगे कि जो परमानेंट सेट आएगा, परमानेंट सेट तो हर केस में आएगा, इस केस में भी परमानेंट सेट आएगा,
इस केस में भी परमानेंट सेट आएगा, इस केस में भी परमानेंट सेट आएगा। तो हम किसकी मैग्नीट्यूड को रेफर कर रहे हैं? हम इस परमानेंट सेट के मैग्नीट्यूड को रेफर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस केस में परमानेंट सेट कितना है? इतना है। इस केस के लिए परमानेंट सेट कितना है या परमानेंट स्ट्रेन कितना है? इतना है। इस केस के लिए परमानेंट स्ट्रेन कितना है? इतना है। तो हर पॉइंट पे हमें कुछ परमानेंट स्ट्रेन मिल रहा है, पर हमें क्योंकि ये यील्ड स्ट्रेस डिटरमिन करना है तो हमने बोला कि जिस पॉइंट से मुझे परमानेंट स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 मिलेगी, 0.002 मिलेगी, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगा, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस को हम किसका नाम दे देंगे? यील्ड स्ट्रेस का नाम दे देंगे। तो इस स्ट्रेस की वैल्यू को हमें, इस स्ट्रेन की वैल्यू को हमें देखना है कि कहाँ पे ये स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 हो रही है, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा उसको आप क्या बोल देंगे? यील्ड स्ट्रेस। और इस मेथड को बोला जाता है 0.2% ऑफसेट मेथड। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमने जो अभी डिस्क्राइब किया है वो कौन सा मेथड है? 0.2% ऑफसेट मेथड, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। बाकी और भी बहुत मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं यील्ड स्ट्रेस को डिटरमिन करने के लिए, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। एक और क्लैरिफिकेशन, जो लोग सोच रहे हैं कि 0.002 क्यों बोला गया है परमानेंट स्ट्रेन को, इसलिए क्योंकि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस है इसलिए हम सिर्फ वर्ड क्या यूज करें? 0.00 क्या वैल्यू यूज करें? 0.002। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2%। अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा? 0.002। सो दिस इज द ऑफसेट मेथड to obtain yield stress in high strength steel. I hope this is clear. So in this lecture we discussed the stress strain curve for high strength steel and how to obtain the yield stress for high strength steel. Thank you and stay tuned.